मजहब के मांझे से ओवैसी अपनी पतंग को ऊंची उड़ान देना चाहते हैं। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि उत्तर प्रदेश में कुल 19% मुसलमान हैं। अब तक के आंकड़ों के हिसाब से समाजवादी पार्टी के खाते में मुस्लिम वोट करीब 55 से 60% जाता रहा है, जबकि बीएसपी को भी करीब 15 से 20% मुसलमानों का वोट मिलता रहा है 32 साल से। जबकि 32 साल से यूपी की सत्ता से बाहर कांग्रेस को भी करीब 5 से 10% मुसलमान वोट दे ही देते हैं। इसके अलावा राज्य की करीब 100 सीटें ऐसी हैं जहां मुस्लिम मतदाता हार जीत तय करने की ताकत रखते हैं। ओवैसी की नजर इसी वोट बैंक पर है। बाबा बोलेंगे ओवरब्रिज तो बाबा बोलेंगे नाम बदल दो। मैं तुम्हारी थालियों का मोहताज ना कभी था ना कभी रहूंगा। मैं किसी का मोहताज हूं तो अल्लाह का मोहताज हूं। बाबा से जाकर पूछिए महाराज से तो बोलेंगे ये फिरका परस्ती की बात कर रहा हो वैसी कि अपने दिलों में इनकलाब पैदा करो, अपने दिलों में तब्दीली पैदा करो। अगर जिंदा हो तो जिंदा कौम की मिसाल बनो। राजनीति के रण में नए समीकरण बनाने की हसरत पाले हैदराबादी राजनेता उत्तर प्रदेश में चुनाव से पहले सबको चुनौती देने की कोशिश में हैं। हालांकि ओवैसी यूपी की चुनावी जंग में पहली बार नहीं कूद रहे। 2017 में भी उनकी पार्टी ने राज्य की 38 सीटों पर उम्मीदवार उतारे थे और सभी उम्मीदवार कुल 2 लाख वोट जुटा पाए थे। ऐसे में इस बार वो क्या कमाल कर पाएंगे, ये बड़ा सवाल है। कि आपको डराया जाएगा बीजेपी से, मोदी से, योगी से। हम तो आए हैं उत्तर प्रदेश से बीजेपी को हराने के लिए इंशाअल्लाह ताला। कांग्रेस का मकसद ये है कि बीजेपी की सरकार ना बने, उत्तर प्रदेश से योगी दोबारा मुख्यमंत्री ना बने। यूपी में जीत का स्वाद चखने के लिए ओवैसी की नजर ताकतवर कैंडिडेट्स पर है। इसलिए उन्होंने बाहुबली अतीक अहमद के परिवार को अपनी पार्टी में शामिल किया और इस पर सवाल उठाने वालों को अपने तरीके से जवाब देने में भी देर नहीं लगाई। ये शुरू हो जाते, देखो बाहुबली को ला लिए, फुलां को ला लिए। देखिए, बल्कि जिस किसी का नाम अतीक होगा, शहाब होगा, मुख्तार होगा, वो गैंगस्टर होगा, बाहुबली होगा। और जिसका नाम प्रज्ञा, अजय, कुलदीप, संगीत, सुरेश, कपिल होगा, वो क्या होगा? लोकप्रिय नेता होगा। ओवैसी का सियासी गणित उनके अपने समीकरणों से हल होता है और वो यूपी के सामाजिक ताने बाने के हिसाब से ही फॉर्मूले भी इजाद करते हैं। इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि 2017 के चुनावी अभियान की शुरुआत भी उन्होंने अयोध्या से की थी, जिसका नाम तब फैजाबाद था। ओवैसी ने 4 साल पहले भी ध्रुवीकरण की राजनीति का सहारा लेने की कोशिश की थी और 4 साल बाद भी यूपी के चुनावी मैदान में उतरने से पहले उन्होंने फैजाबादी फसाद खड़ा कर दिया। पोस्टर पर अयोध्या की जगह फैजाबाद लिखकर विवाद को हवा दी और जब विवाद ज्यादा बढ़ गया तो रुदौली से नया रास्ता तलाशने में जुट गए। ओवैसी अयोध्या को नहीं जा रहे, ओवैसी अयोध्या का नाम नहीं लेते हैं। मैंने कहा भाई साहब, अयोध्या भी भारत में है, फैजाबाद भी भारत में है, ओवैसी भी भारत में है। अब फैजाबाद की तारीख इनको नहीं मालूम। ओवैसी अपनी पार्टी की कामयाबी के लिए खुद को पीएम मोदी और सीएम योगी का सबसे बड़ा विरोधी बताने की लगातार कोशिश करते हैं। यूपी के 3 दिन के दौरे में भी वो अपनी हर सभा में खुद को बीजेपी विरोधी ही बताते रहे ताकि मुस्लिम मतदाता का दिल जीता जा सके। कोई आकर ये कहेगा इस सेकुलर पार्टी का, अरे ओवैसी के तो 2 MP हैं, क्या खाड़ लेगा? अरे भारत की पार्लियामेंट देखती है कसरुद्दीन ओवैसी के साथ इम्तियाज जलील है, दूसरी तरफ मोदी के 300 है, मगर जब एक तुम्हारा भाई
टोपी और दाढ़ी के साथ खड़ा हो जाता है तो 300 में दर्द शुरू हो जाता है। और हम किसी मजहब के खिलाफ नहीं बोले आज तक, ना बोलेंगे इंशाअल्लाह ताला। सत्ताधारियों के खिलाफ गुस्सा दिखाने के साथ साथ यूपी के विपक्षी दलों को भी ओवैसी छोड़ना नहीं चाहते। एसपी, बीएसपी और कांग्रेस, ये तीनों दल अब तक उत्तर प्रदेश के मुस्लिम वोट बैंक के हिस्सेदार रहे हैं, इसलिए वो इतिहास याद दिलाकर मुसलमानों की गोलबंदी में जुट जाते हैं। तो यादव ने, रुदौली के हमारे यादव भाइयों ने फैसला किया कि समाजवादी तो यादवों की पार्टी है, अखिलेश यादवों का हमारा नेता है, मगर रुदौली से यादव नहीं है, रुजदी मियां है, इसलिए हम बीजेपी के यादव को वोट देंगे। ये हकीकत है ना? ये सच कह रहा हूं ना मैं? क्या मैं सच कह रहा हूं? क्या मैं झूठ कह रहा हूं? तो फिर आप 22 के चुनाव में क्या करेंगे? फिर आप किसको वोट देंगे? आप ओवैसी अपनी ताकत बढ़ाने के लिए सियासी तौर पर वो हर रणनीति अपना रहे हैं जिसकी उन्हें जरूरत महसूस हो रही है। वो अपने तरकश से तमाम तीर निकालकर सामने वाले को छलनी कर देना चाहते हैं। पूछते आप मिलते क्यों नहीं समाजवादी पार्टी से? हम उनसे कहते हैं जाके पूछो अखिलेश से, बात करने तैयार है, बात करेंगे। बोले बीएसपी से बात करो, हम बोले पूछो, तैयार है, बात करेंगे। मगर अगर आप ये समझेंगे कि आपकी पार्टी में जो नाम निहाद मुसलमान है उनकी तरह तुम मुझसे बर्ताव करोगे तो भूल जाओ, मैं मरना पसंद करूंगा मगर अपनी इज्जत का सौदा नहीं कर सकता। बराबरी की बात होगी, हिस्सेदारी की बात हो रही है। आप मुझे कोई खैरात नहीं देंगे, मेरा हक है, मैं हासिल करूंगा इंशाअल्लाह ताला। मुसलमानों के सहारे अपनी सियासत को नई दिशा में ले जाने की कोशिश कर रहे ओवैसी अपनी दलीलों और तकरीरों में तीखे तेवर भी दिखाते हैं, सामने वाले में जोश भी भरना चाहते हैं, उन्हें तालिबान और हिंदुस्तान की याद भी दिलाते हैं। अच्छा, उत्तर प्रदेश के चुनाव आ रहे हैं तो इसमें अब शुरू हो जाएगा ये तालिबानी तालिबानी तालिबानी। सुना आपने? बोल रहे हर एक को। अरे हम तो बोल रहे हैं तालिबान को तुम बैन क्यों नहीं करते? हम तो मोदी जी से पूछे क्या तालिबान टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है नहीं है, बताओ देश को। अगर है तो डालो यूएपीए में, नहीं है तो अपने इन चमचों को खामोश बिठाओ। बोले जाते हैं हमारे सामने आकर नहीं बोलते क्योंकि उनको हम पूछते हैं ये क्या है, ये क्या है। ओवैसी अपनी मजलिस को नई मंजिल दिलाने की जद्दोजहद में यूपी की खाक छानने निकले हैं। आने वाले दिनों में उनके दौरों की भी संख्या बढ़ने वाली है, इसलिए ये सियासत भी कभी ना थमने वाले सवालों के सिलसिले की तरह ही चलती रहेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। वोट कितने कटेंगे, किसमें बटेंगे, यह सवाल यूपी की सियासत में सबसे बड़ा है और ओवैसी के आने से ए टीम और बी टीम की खूब चर्चा हो रही है। किसे नुकसान हो रहा है, किसे फायदा हो रहा है, रिपोर्ट देखिए। मैं आपसे गुजारिश करने आया हूं मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, हालात और वक्त का तकाजा यह है कि आपको एक होना पड़ेगा। याद रखो मेरी इस बात को कि इत्तेहाद जिंदगी है, इंतशार मौत है। इत्तेहाद जिंदगी है और इंतशार मौत है। हालात और वक्त का तकाजा बताकर ओवैसी भविष्य की बिसात बिछाना चाहते हैं। वो चुनौती से भी वाकिफ हैं और वोट बैंक में सेंध भी लगाना चाहते हैं, मगर सवाल इस बात का है कि क्या वो यूपी में अपने पैर जमा पाएंगे, क्योंकि उन पर सबसे बड़ा आरोप बीजेपी की बी टीम होने का है। ओवैसी जो हैं अपना गृह राज्य तेलंगाना में सारी सीटों पे क्यों नहीं लड़ते? बिहार में क्यों लड़ते हैं? यूपी में क्यों लड़ेंगे? केवल भाजपा से मिली जुली कुश्ती है। मैं तो शुरू से इस बात को कहता रहा हूं। चुनावी माहौल में मजलिस की मशक्कत यूपी की सियासत को नई दिशा में ले जा रही है, इसलिए अब तक
मुस्लिम वोट की सबसे मजबूत दावेदार रही समाजवादी पार्टी भी ओवैसी की एंट्री पर सवाल उठा रही है। ये धर्म का चश्मा लगाकर जीतने का फार्मूला भारतीय जनता पार्टी का है। जो इस चश्मे को लगाएगा, हमारा मानना है वो भारतीय जनता पार्टी की मदद करेगा। यूपी की सियासी लड़ाई में ओवैसी अपनी ताकत का एहसास कराना चाहते हैं, इसलिए उन पर प्रहार भी हर तरफ से हो रहा है। ये वायरस जो हमने नाम दिया ओवैसी वायरस आगा, तो उसके लिए भी हमारा टीका, मोदी का टीका कौन है? ये अल्पसंख्यक मौत का जो है देश का, वो टीका है। तो टीका लगाकर उस वायरस को भी समाप्त करेगा और देश को दोबारा विभाजन के खिलाफ नहीं खड़ा। चुनाव नजदीक है और उससे पहले ही चुनावी जंग हावी होने लगी है। विपक्षी दल ओवैसी को बीजेपी की बी टीम बता रहे हैं, तो बीजेपी भी ओवैसी पर ही हमलावर है। मगर हकीकत यही है कि ए और बी टीम वाली इस सियासत के बीच ओवैसी के पास फिलहाल यूपी में खोने के लिए कुछ भी नहीं है। लेकिन वो जिस ध्रुवीकरण की धुरी पर चल रहे हैं, उससे सियासी समीकरण जरूर बदल सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। अब जरा समझिए उत्तर प्रदेश के लिए ओवैसी की असली रणनीति क्या है। ओवैसी की नजर यूपी के मुस्लिम मतदाता पर है। वो 19% वोट बैंक पर अपना कब्जा करने की कोशिश में है। ओवैसी की चाहत मुसलमानों का सबसे बड़ा मसीहा बनने की है, इसीलिए वो मुसलमानों को एकजुट करने की कवायद में जुटे हैं। ओवैसी अपने भाषणों में सरकार पर हमला बोलते हैं ताकि खुद को बीजेपी विरोधी साबित कर सके। इसके साथ ही दूसरी विपक्षी पार्टियों को मौका परस्त बताने के लिए भी मुसलमानों की अनदेखी का मुद्दा पूरे जोर शोर से उठाते रहे हैं। ओवैसी की कोशिश ये भी है कि अगर उत्तर प्रदेश में उनकी सियासी जड़ें मजबूत हो गई तो पूरे देश में AIMIM की ताकत का एहसास कराया जा सके। गेम्स ऑफ गद्दी में आज के लिए इतना ही। खबरें जारी हैं।